डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ऐसा कुछ देखो। ठीक है, अरे ब्लर हो गया, रुक जाओ। डायरेक्शन कोसाइन और क्या लिखा है, डायरेक्शन रेशियोज। अब वो बताते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ी ही होगी कि किसी भी कंपोनेंट को हम लोग कॉस और साइन के किसी भी एक, जैसे कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये मान लीजिए तुम्हारा वेलोसिटी होता है वो, तो अगर ये थीटा बना रहा है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किए हैं तो ये ऐसा ब्रेक कर सकते थे ना, यू कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं यू साइन थीटा। इतना नॉलेज तो सभी लोगों को है ना, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो नाम में ये हेडिंग में लिखा हुआ है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, आपके पास क्या दिया रहेगा कि मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को पता है 3D पढ़ रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों होने वाला होगा। ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर बोल दे रहे हैं, यहाँ पे ओपी वेक्टर बोल दे रहे हैं, ओपी वेक्टर। तो ये पी वाला पॉइंट है, पी पॉइंट रहने देता है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको बोला जाए कि अच्छा हाँ ये ओपी वेक्टर है, तो ये पी वेक्टर जो ओपी वेक्टर होगा, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बनाने वाला है। ठीक है, जैसे कि ये 3D रहता है ना तो ज़्यादा ऐसा दिखता है कि आपके मान लें ये सामने ऐसा, तो एक्स एक्सिस से यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होता, फिर वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होता, फिर जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होता एक वेक्टर। तो वो वेक्टर मान लेते हैं कि ये जो ओपी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से मान लेते हैं वो अल्फ़ा बना रहा है। ठीक है, ये वाई एक्सिस से बोल रहे हैं क्या, बीटा बना रहा है, और ये जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। बात आ रहा है समझ में, ये गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, कॉस कंपोनेंट हम जो इस एक्सिस पे ब्रेक कर रहे हैं, तो ओपी को ब्रेक करेंगे एक्स एक्सिस पे तो क्या बनेगा, ओपी कॉस अल्फा। अगर ये ब्रेक करेंगे इस बीटा वाई एक्सिस पे तो बोल सकते हैं ओपी कॉस बीटा, और जेड एक्सिस पे ब्रेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ओपी कॉस गामा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अल्फ़ा बीटा तीन अल्फ़ा बीटा गामा जो था वो तीन एंगल था किसी एक वेक्टर का, तीनों एक्सिस से अलग अलग एंगल, ऑफ कोर्स अलग अलग एंगल बनाएगा ना वो, तो ये बात तो क्लियर है। ठीक है, ओपी वेक्टर बोले तो ओपी वेक्टर लिखना है, ओपी वेक्टर ऐसा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है बाबू, तो ओपी वेक्टर बोल दिए हम, बस क्या कि किसी भी एक वेक्टर का कॉस का कंपोनेंट ब्रेक किए हैं उसी एक्सिस के अलाउंग, जैसे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो किसी वेक्टर का हम लोग अगर कॉस कंपोनेंट लेते हैं एक्सिस के अलाउंग, बस उसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन साइन नहीं बोला गया, कोसाइंस बोला गया, बस याद रखना। क्यों, क्योंकि वो ये एक्सिस के अलाउंग ब्रेक होने वाला हो रहा है। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग एक बार। थोड़ा सा हम एंगल को चेंज करें, जो बुक में दिया हुआ है वही एंगल हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अल्फा बीटा गामा किसी को कुछ भी मांग सकते हो, पता नहीं रहेगा हम लोग को, तो कुछ भी मान सकते हो, बस थोड़े एंगल जो दिया हुआ बुक में हम वो मान लेते हैं। जैसे कि ये जेड एक्सिस से अल्फा बोल दिया है, ठीक है, जेड एक्सिस से अल्फा बोल दिया, ठीक है, और वाई एक्सिस से ये जेड एक्सिस से अल्फा बोल दिया है बाबू, ठीक है, एक्स एक्सिस से बीटा बोल दिया है, और वाई एक्सिस से गामा बोल दिया, बस ये लिख लेना। किसी को कुछ बात समझने में दिक्कत है कि क्या हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, एक वेक्टर का कॉस कंपोनेंट ब्रेक किया जा रहा है एक्सिस के अलोंग, बस उसी को बोल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप कॉस कंपोनेंट ले रहे हो उसी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बाबू ये जो तुम डायरेक्शन कोसाइंस का बात कर रहे हो, ठीक है, कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस बीटा, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं कॉस गामा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये लिख लो आप लोग कि एल को बोलते हैं कॉस अल्फ़ा, एम बोलते हैं कॉस बीटा, और एन बोलते हैं कॉस गामा। ये डिनोट करने का तरीका है बस, क्योंकि एक कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई एक एंगल होगा, जब आप कॉस में पुट करोगे तो एक नंबर आएगा, तो उसको हम जस्ट एल से बोल दे रहे हैं। एक बीटा एंगल होगा, कॉस में पुट करोगे एक नंबर आएगा, एम से बोल दे रहे हैं। गामा भी एक एंगल है, कॉस में पुट करोगे एक नंबर आएगा, एन से बोल दे रहे हैं। बस ये एल एम एन डिनोट करने का तरीका है। तो एल कॉस अल्फ़ा, एम एम कॉस बीटा बोलेंगे, और एन कॉस गामा बोलेंगे, डिनोट करने का तरीका बस। यहाँ तक दिक्कत कुछ समझने में। चल देखो, ठीक है,
ये पार्ट को कुछ लिख लो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, और एक छोटू सा पार्ट, ये सब क्या होगा ना, ये जो एंगल्स है, एंगल्स जो है ये अल्फ़ा बीटा गामा जो होगा ऑफ कोर्स वो 0 से बड़ा और पाई तक जा सकता है, ठीक है, पाई तक जा सकता है। किसी भी वेक्टर का अगर हम लोग एक्स एक्सिस में जानना चाहते हैं वो कितना दूर है या फिर वो कितना लंबा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसको हम या चाहे ये जो लिखे हुए हैं ऐसा बोल सकते हैं कि ओ पी कॉस अल्फ़ा, ये तुम्हारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली है क्या ये। अच्छा, हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं ना, परछाई बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन को शैडो बोल दो कि ओपी का प्रोजेक्शन एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग क्या क्या होने वाला होगा, ठीक है। तो ओपी का हम लोग प्रोजेक्शन लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, कि ओपी का प्रोजेक्शन जेड के अलॉन्ग, ओपी का प्रोजेक्शन वाई के अलॉन्ग और ओपी का प्रोजेक्शन जेड एक्स के अलॉन्ग, तो कॉस बीटा बोल रहे हैं। कुछ दिक्कत समझने में इस पार्ट को। प्रोजेक्शन मतलब शैडो जो आप ब्रेक कर रहे हो बस, ठीक है। जैसे कि तुम सीखेंगे, बोले ना फिजिक्स वाले पार्ट में सीखोगे, अगर ये कोई वाला पार्ट, ये मान लो ये 5 यूनिट का है और ये थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो मेरे को जानना होता था कि इसका एक्स में कितना कॉम्पोनेंट जाने वाला है, तो क्या करते, 5 cos थीटा बोल देते, ठीक है। चाहोगे तो इसी पार्ट को आप लोग घुमा के ये 5 sin थीटा बोलते होगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका इच्छा है ना तो ये थीटा है, अगर मान लो तो ये 90 - थीटा है, तो आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे 5 cos 90 - थीटा। इसीलिए हम हर जगह पे कॉस का बस कॉम्पोनेंट लिए, मन में सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि सर ये साइन का क्यों नहीं लिए, ले सकते थे, ठीक है। बट हम लोग हर अपना अपना ये जो वेक्टर दिया हुआ है उस सबका एंगल दिखा दिए हर एक एक्सिस से, तो कॉस का कॉम्पोनेंट लिए, हर जगह पे कॉस 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 दिखने लगा मेरे को बस, इसीलिए कॉस कॉम्पोनेंट लिया। और ये क्या लिखे, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन है उसके एक्सिस पे, जो 3 एक्सिस दिया रहने वाला है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। और ये एक सेकेंड रिलेशन लिखना बाबू, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर, ये 1 के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको भी लिख लो। मतलब ज़्यादा लटर झटर वाला बात नहीं, और एकदम नॉर्मल सा चीज़ करके दिखा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखो बाबू, एल इज इक्वल टू ये कॉस अल्फा है ना। अच्छा, ये अल्फा बना रहा है बाबू जेड एक्सिस के इस साइड से, तो ज़रूरी ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जेड एक्सिस उस साइड भी हो सकता है ना। मतलब कि जैसे कैसे बोल सकते हैं, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। अगर आप कोई एक वेक्टर का ऐसा बोल रहे कि यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो इधर से कितना बना रही है, 180 - थीटा बना रहा है। तो उसी तरीके से कोई भी एक वेक्टर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उल्टा साइड से कितना एंगल बना रहा होगा, तो 1, अगर ये एक्स एक्सिस है एंटी क्लॉकवाइज कॉस अल्फा है, तो दूसरे वाले एक्सिस से क्या होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि ये 180 माइनस अल्फा लिखा हुआ है। बीटा है तो 180 माइनस बीटा भी हो सकता है, गामा है तो 180 माइनस गामा भी हो सकता है। इसका मतलब एल का वैल्यू प्लस माइनस करके आने वाला होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। लिखने में ज़्यादा वैसा कुछ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला अभी तक जितना। और अभी कोई पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, बस किसी एक वेक्टर का हम लोग कॉस कॉम्पोनेंट ले रहे हैं, उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, एक्सिस के अलावा। बस ये पूरा मूव कर दे, हटा दे, ठीक है। वो लिख लिया है और समझ में आ चुका है तो हटा दे रहे। आते हैं इसी के अंदर में सेकंड वाला पार्ट, क्या, डायरेक्शन रेशियो। हम इसको ये हम तुमको डेफिनेशन या कुछ नहीं लिखवाएंगे, हम ये एग्जांपल देके सिखा देंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, रेशियोज, ठीक है। देखो मान लो हम तुमको एक एग्जांपल बोल रहे हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से, ठीक है। एग्जांपल लिखा, मान लो ये 2i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होने वाला है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। तो रेशियोज का मतलब क्या होना कि जो आप वेक्टर चूज़ कर रहे हो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कहने का मतलब कि वो एक्स एक्सिस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आगे बढ़ा हुआ है, वाई एक्सिस में कितना आगे बढ़ा हुआ है,
और z में कितना बढ़ा हुआ है। इसको देख के सभी लोग बता सकते हैं कि सर x में 2 है, y में 4 है और z में 6 लिखा हुआ है, यानी कि आप x में 2 यूनिट बढ़े, y में 4 और फिर z में 6, यानी कि ऐसा बढ़ गया 6 यूनिट, ठीक है। लेकिन हम बोले ना सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियोज बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है आई थिंक। इन सब में से अगर 2 कॉमन निकाल लिया जाएगा तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये i प्लस 2j प्लस 3k कैप लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट दिख रहा है, यानी कि i के बाजू वाला 1, j के बाजू वाला 2 और k के बाजू वाला 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज बोलने वाले हैं। हाँ, ये बात समझिए कि डायरेक्शन रेशियोज क्या बनने वाला है। ये बात सभी लोग क्लियर है ना, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलने वाला है, ठीक है। चलो देखो, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब ये समझ में आ गया। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है i प्लस 3j और ये प्लस 2k, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है ना। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन वगैरह नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो सबसे फटाक से बोला जा सकता है, सर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये सर एक्स एक्सिस में 1 यूनिट, वाई में 3 और जेड में 2, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या होगा ना, कि कोई एक वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये बात क्लियर है। ये एक वेक्टर था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा लंबा हो गया होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और लंबा हो जाएगा, बट डायरेक्शन सबसे रेशियो जो बोलेंगे, सबसे सिंपलेस्ट बोलेंगे, वो क्या 1 2 3 होने वाला होगा ना। ये बात तो क्लियर है। चलो ठीक है, आगे समझ में बाबू, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या लिखवाया नहीं है, ठीक है। अभी देखो एक पार्ट बता रहे हैं, अभी ये एग्जाम्पल से था। तो अगर आपके सामने बोल दिया जा रहा है कि एक आर वेक्टर है जो लिखा हुआ है ए आई कैप बी जे कैप और प्लस सी के कैप। अब कुछ कुछ बात इंपॉर्टेंट होगा जो याद रख लेना। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियोज को लिखते कैसे हो, डी आर से लिखते हैं, ठीक है, ऐसा करके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्या बनने वाला है, साफ साफ दिख रहा है। इक्विवेलेंट किसके होगा, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर ये वेक्टर है तो ए बी सी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो ए बी सी को डायरेक्शन रेशियोज बोला जाएगा, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चलो अब अगला पार्ट पे आते हैं। अब रहा बात वहाँ पे जो अभी सीखे डायरेक्शन कोसाइन वगैरह, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम अभी सिखाए थे कि बाबू कॉस अल्फा को एल से डिनोट कर रहे थे, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एल एम एन कैसे फाइंड किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये वाला चीज़ दिया हुआ, मान लो कोई कि हम आपको वेक्टर दे रहे हैं, बोलेंगे बताओ उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, ठीक है। तो एल का तरीका क्या बनने वाला है, ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये हम बता दें ना, ये क्या है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। एम का वैल्यू सेम प्लस माइनस एम डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एन का वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ पे बी होगा सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है वो। तो ये बन गया। अब ध्यान से देखा जाए, आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर आपको बोला जाता है कि आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आई के सामने वाला, जे के सामने वाला और के सामने वाला का क्या करना होता है, रूट के अंदर डाल के स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोलते हैं तो निकालने का तरीका क्या होता है, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप बोलते हैं बाबू, और होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनता। अब यही पार्ट को अगर बांट दिया जाए ए के पास, बी के पास और सी के पास, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यही तो लिखा हुआ है, ए डिवाइड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बी है क्या, यानी यहाँ वाला पार्ट कौन सा है, ये लिखे जो एम बोल रहे हैं इसको, और ये बोल रहे हैं सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ना, समझना अच्छे से, कि किसी भी वेक्टर का अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, तो आई का सामने वाला, जे के सामने वाला और के सामने वाला क्या हमको शो करेगा, डायरेक्शन कोसाइन शो करने वाला हो। तो एकदम गांठ मान लो या याद कर लो, इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन का बात उठेगा तो जरूर देखो, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हमको पता है कॉस का कंपोनेंट, बट वेक्टर तो दिया नहीं रहेगा ना तुम्हारे पास कि हाँ एक्स एक्सिस से वो अल्फा बना रहा है, 90 बना रहा है, थीटा बना रहा है, कुछ भी ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं कि हर बार दे दिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया तो हम भी निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन का तरीका क्या, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो फटाक से, आई के सामने वाला, जे के सामने वाला और के सामने वाला ही मेरे को शो करता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या ये बात क्लियर है।
तो बेसिकली यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन कोसाइंस का कंपोनेंट है। आगे आप सभी लोगों को बात समझ में ये लगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल देखो, मान लो आर वेक्टर सपोज ऐसा लिखा हुआ है, आपको बोला जा रहा है कि इसका डायरेक्शन कोस रेशियोज क्या होगा, तो रेशियोज बोल रहे हैं, रेशियोज खुद रेशियोज में नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं क्या, रेशियोज बोल रहे हैं ना, तो ये 1/2 1/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नंबर के फॉर्म में लिखना, मतलब इंटीजर के फॉर्म में। तो सबसे पहले इन सब का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, 2 3 2 का एलसीएम कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है, एलसीएम लेने पे 6 आएगा, एलसीएम लेने पे 6 आएगा, तो इस 6 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करने पे कितना बन जाएगा, 3i 2j 3k। अब बोलेंगे कि हाँ डायरेक्शन रेशियो जो है 3:3 है, ना कि 1/2 1/3 1/2। ये बात क्लियर है, समझ में आया क्या बोले हम, डायरेक्शन रेशियोज को रेशियो से मत बताना, ये भी देखा रेशियोज 1:2 का रेशियो 1/3 1/2 ऐसा करके, तो रेशियोज को पहले इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे रेशियोज का। क्लियर है ये बात? तीन पार्ट को हटा दे रहे हैं, तो बहू बस यही है, मतलब लिखने का वैसा कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, आपको बस माइंड में रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन मतलब एक वेक्टर का कॉस कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग एक्सिस के अलॉन्ग, बस उसी बोल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट कैसे किया जाता है, एल से एम से एन से, और ये सब कैसे निकाला जा सकता है अगर आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको वेक्टर दे दिया गया है तो आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, आई के सामने वाला, जे के सामने वाला और के सामने वाला ही डायरेक्शन कोसाइंस होता है, वहाँ तक बात खत्म। आते डायरेक्शन रेशियोज में, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या होगा, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वेक्टर के अलावा, जैसे यहाँ पे वेक्टर था ये 1/2 1/3 1/2, तो ये रेशियोज भी रेशियोज में चला गया, तो आप सबसे पहले इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लोगे, वो तरीका क्या होगा, नंबर्स का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3:3, अब इससे कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली में 1/2 1/3 1/2 ना होने के बजाय 3:3 होने वाला होगा, ठीक है। तो अब देखो इस पे बेस ये पता है आगे आएगा, हम ये क्यों बोले, इस पे जोर देने बोले ना, क्योंकि ये आगे आएगा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में, ठीक है, तो वहाँ पे इसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का इस्तेमाल होता है, बस इसलिए बोले। देखो अब क्वेश्चंस कैसे बनेगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम ये अगर किसी को लिख देंगे तो आई थिंक किसी को आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, जैसे देखो बताते क्या बोल रहे हैं। चलो हटा, पहले क्वेश्चन आता है फिर बताते हैं क्वेश्चन। हम एक रिलेशन दो तीन चीज़ याद करने बोले, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और एक L² + M² + N² का वैल्यू 1, वो याद करने बोले, ठीक है। अब देखो दिखा देंगे कि वो उसका वैल्यू 1 कैसे हो जाता है, वो भी सब बहुत आसान सा तरीका, कि अगर आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ आर वेक्टर AI + BJ और +CK बोल दे रहा है, तो हम सबसे पहले इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या दिखने वाला होगा, मेरे को साफ दिख रहा है कि आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, A/√अंडर A² B का स्क्वायर और C का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और ये B बोल देंगे तो B/√अंडर A² B का स्क्वायर और C का स्क्वायर, ये I है बाबू, ये J है, और यहाँ वाला पार्ट C है, K वाला पार्ट, ठीक है, तो C/√अंडर A² B² और C² और ये K लिखा हुआ है, तो ये तो लिख दिए हम। हाँ तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है सर यही जो है L का वैल्यू, M का वैल्यू और N का वैल्यू, तो वहाँ पे एक रिलेशन लिखाए थे कि L का स्क्वायर M का स्क्वायर और N का स्क्वायर 1 होता है, तो L का वैल्यू आप ये पुट कर दो और इसका स्क्वायरिंग कर दो, इसका स्क्वायरिंग करने में मेरे को दिखेगा A का स्क्वायर A² डिवाइड बाई रूट का स्क्वायर, तो रूट हट गया, यानी कि A² B² C²। सेम केस इस वाले के लिए भी, सेम A² B² और C², अगेन सेम केस इस वाले के लिए भी, तो A² B² और C²। अब जरा इसको ऐड करके देखो, एलसीएम तो सेम आएगा, ऊपर पे A² B² C² आ जाएगा, कट के बना जाएगा, इसीलिए बोलते कि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ठीक है। और एल एम एन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइंस लिखा हुआ है। चल देखो आते क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ ना एक वेक्टर है ओपी वेक्टर, ठीक है बाबू। ओपी वेक्टर गिवन है। ओपी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, और वाई एक्सिस से क्या बना रहा है, वो वाई एक्सिस से बाबू बोल दिया गया 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सो हमको बताना फाइंड द एंगल एट ओ पी इज इंक्लाइंड टू ओ जेड, ठीक है। तो मतलब कि जब बताना है कि वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो सिंपल सा रिलेशन सीखे थे, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और एल का स्क्वायर, एल मतलब क्या था, कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो तुम्हारा इच्छा, जरूरी नहीं कि हम जो सिखाएं वहाँ पर अल्फा ही हो बीटा ही हो। तो मेरे मन पे था कि हम अल्फा जेड से मान लें या एक्स एक्सिस से मान लें एंगल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मान लेते हैं ना कि एल का मतलब वहाँ पे क्या लिखे थे, कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा, और एन का मतलब कॉस गामा, ठीक है। अब तुम रटने मत लगना सर, तो आप तो कॉस गामा बताए थे कि वाई एक्सिस से एंगल होता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी अरेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पर। बस एक एक दादा कि तरीका रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका बस वो था। अल्फा मान लो 45 दिया हुआ है, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है, इसका मतलब एल का वैल्यू 1/√2 है। बीटा मान लो 60 दिया हुआ है, तो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हम, ठीक है। एल का वैल्यू कॉस 45, इसका मतलब आपको 1/√2 लिखा हुआ है। एम का मतलब लिखा हुआ है कॉस बीटा मतलब 60 डिग्री, तो बोल देते कॉस 60 लिखा हुआ है, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। हमको एन निकालना है, यानी कि कॉस गामा निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट कर ले, एल का स्क्वायर विच मीन्स 1/√2 का स्क्वायर 1/2 कहलाएगा, एम मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 कहलाएगा बाबू, और एन स्क्वायर तो पता नहीं है, निकाल रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 3/4 होगा। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो भेज देंगे 1 माइनस 3/4, एक्चुअली में क्या आ जाएगा 1/4, ये एन का स्क्वायर है बाबू। एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1/2 कहलाने वाला हूँ। ये बात क्लियर है। एन का वैल्यू प्लस माइनस 2 है, तो एन है क्या एक्चुअली में, कॉस गामा था, ठीक है। तो कॉस गामा प्लस कॉस में 1/2 कब आता है, एक 60 पाएगा, ठीक है, और एक 120 पे -1/2, ठीक है। +1/2 तो 60 पाएगा, और -1/2 -120 पाएगा। तो आराम से लिख दें कि एक एंगल 60 होने वाला है और एक एंगल 120 होना है। इसका मतलब क्या कि जो z एक्सिस से बना रहा है वो ओपी वेक्टर, वो 60 बना रहा है, 120 बना रहा है। हम पहले ही बोले z एक्सिस थोड़ी ना एक तरफ है, दोनों साइड होता है ना बाबू, एक तरफ पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव बोलते हैं हम लोग। तो अगर ये क्या बोलते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस से 60 बना रहा है, तो एक साइड से 180 भी तो बना रहा होगा, तो बस वही लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात, कैसे रिलेशन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, आगे बढ़े। सर आर वेक्टर इज इंक्लाइंड, हम ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लिखा फटाफट लिख रहे, वेक्टर आर वेक्टर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स विथ, ठीक है, इक्वल्स एंगल्स टू, क्या बोल रहा है, ओ एक्स मतलब क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एंड जेड एक्सिस, ऐसा कुछ, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तीनों से ये इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। और बोल दिया गया है बाबू कि इफ़ द मैग्नीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 6 यूनिट, फाइंड आर वेक्टर, मेरे को आर वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है ना कि आर वेक्टर निकालना है, और जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, और बोल दिया है कि वो जो वेक्टर आप निकाल रहे हो वो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है ना, इक्वली इंक्लाइंड है। तो अब तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आते हैं ऐसा कुछ, तो मेरे को एक रिलेशन पता है कि सर एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर वैल्यू 1 होता है। चूँकि ये बोल चुका है कि तीनों इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब एल का वैल्यू एम का वैल्यू और एन का वैल्यू आपस में बराबर है सब। दिक्कत होगा तो बोलना किसी को समझने में, ठीक है। ये क्या लिख दिए हम, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है बाबू। तो एल का वैल्यू एम का वैल्यू और एन का वैल्यू आपस में बराबर हो गया, तो आराम से हम इस एम के जगह पे भी एल का स्क्वायर लिख सकते हैं और एन के जगह पे भी एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी एल का स्क्वायर और एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन के आ गया, 3 टाइम्स ऑफ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एल का वैल्यू +-1/√3 के बराबर हो जाएगा। और हम लोग को अच्छे से पता है ना कि कोई भी एक यूनिट वेक्टर मतलब क्या,
ये सब कंपोनेंट्स के सामने में होता है। तो एल का वैल्यू पता है, मतलब एम का पता है, एन का पता है, तो हम आर वेक्टर आराम से लिख सकते हैं। आर यूनिट वेक्टर तो समझ में आ गया क्या है, आर कैप क्या है वो समझ में आ गया क्या सी। तो +-1/√3 आई है, +-1/√3 जे लिखा हुआ है मेरे पास, और +-1/√3 के कैप लिखा हुआ है। यहाँ तक तो पूरा क्लियर है। बट मेरे को बोला था कि आपको वेक्टर बताना है 6 यूनिट का, तो किसी भी यूनिट को हम लोग अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज़ तो निकल के आ जाएगा कि एक वेक्टर है जिसका ये लेंथ 6 यूनिट है। तो जो कॉमन है वो निकाल लो, +-1/√3, ऐसा बोलते हैं कि 6√3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम अंदर में बोल देते हैं आई जे, और ये के बना हुआ है। तो ये रहा वो वेक्टर जो मेरे को चाहिए था। तो बात समझ में आ गया ना, दिक्कत है कुछ समझने में? डायरेक्शन रेशियोज है ना, चलो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला ना बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ वेक्टर, हम ज़्यादा पूरा क्वेश्चन लिखवाएंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन लिखवाएंगे ज़्यादा। अ वेक्टर आर वेक्टर बोल दिया गया, अ वेक्टर आर वेक्टर, इसका लेंथ है, हैज़ लेंथ, लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड बोल दें कि 21 लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है, लेंथ को लिख दिए। और इसका डायरेक्शनल रेशियोज, इसका डायरेक्शनल रेशियोज मतलब कि DRS दिया, डायरेक्शनल रेशियोज दिया हुआ है क्या, किसके प्रोपोर्शनल है, तो 2, -3 और 6 के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसके अलावा आप जब नंबर मल्टीप्लाई करते जाओगे तो हर बार एक लंबा वेक्टर मिलता जाएगा, बाकी इसी डायरेक्शन में होगा वो, तो है ना। डायरेक्शन इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन का मतलब सेम बनता है क्या, कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे क्लास 6 में भी नहीं सीखे कि हाँ एक नंबर कैसे बोले, एक नंबर 2/3 लिखा हुआ है, बताओ कि इसके इसके इक्विवेलेंट कोई एक और नंबर बताओ। तो हम लोग क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे ऊपर नीचे, तो 4/6 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है नया नंबर देखने में, लेकिन है तो इसी के प्रोपोर्शनल ना, 2/3 के, सेम। ये डायरेक्शन रेशियो इसके प्रोपोर्शनल दे दिया, यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 2 है, -3 है और 6 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर वेक्टर जो है वो क्या लिखा हुआ है, 2i कैप -3 जे कैप और +6 के कैप लिखा हुआ है, बात खत्म। लेकिन मेरे को चाहिए ना, मेरे को चाहिए क्या, कि इसका डायरेक्शन कॉस का कंपोनेंट चाहिए, मतलब कोसाइन चाहिए हमको, ठीक है, कोसाइन वाला चीज़ चाहिए। तो कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो जो भी वेक्टर लिखा हुआ है, जो भी वेक्टर लिखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे कन्वर्जन होगा, तो 2i-3j +6 के कैप होल डिवाइड बाई रूट अंडर, और प्लस माइनस जरूर देना भूलना मत, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 6 का 36, 13 और 36 49, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये आने वाला होगा। तो इसको लिख सकते हैं +-2i-3j +6 के कैप बाई 7। यहाँ तक क्लियर है। तो डायरेक्शन कोसाइंस मेरे को साफ साफ दिख रहा है, प्लस माइनस एल का वैल्यू +-2/7 है, एम का वैल्यू बाबू क्या लिखा हुआ है, +-3/7, ठीक है, और के का एन का वैल्यू 6 +-7, ऐसा कुछ। क्या यहाँ कुछ दिक्कत है, ये तो लिख दिए बाबू, ठीक है, और अच्छे समझना। मेरे को एक बात बोला है क्वेश्चन में कि आर वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है वो एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल मतलब कॉस अल्फा 90 से, मतलब सारा एंगल जो होगा 90 के अंदर में होगा। तो 90 के अंदर में कॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यानी कि आप जो प्लस माइनस लिखो यहाँ से माइनस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, एज पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है। बोल दिया है कि एंगल्स जो बना रहा है आर वेक्टर वो एक्यूट एंगल है। तो जो हम प्लस माइनस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं एक्यूट से ज़्यादा के लिए, तो प्लस लिखना पड़ेगा हर जगह पे। तो ये बन गया क्या, प्लस वाला सिर्फ चीज़। तो आराम से हर जगह से ये पार्ट को माइनस को हटाना है, यहाँ पार्ट को माइनस को हटा देना है। तो 2/7, ये जब माइनस पहले से था तो -3/7, और ये 6/7। क्या बात क्लियर है। ये रहा मेरा डायरेक्शन कोसाइन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा था क्या, कि आपको एक और वही वेक्टर बताना था जिसका लेंथ 21 हो। तो आप तो यूनिट वेक्टर निकाल चुके हो,
इस 21 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका लेंथ 21 यूनिट का होगा। चलो लिखो, हेडिंग ना दो आपको क्या, स्केलर या फिर इसी को बोलते हैं क्या, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर बोल दो या डॉट प्रोडक्ट, बात सेम। तो पहले कुछ सवाल, जब आपके सामने एक वेक्टर को डॉट किया जाएगा तो आंसर में क्या आएगा, सिर्फ नंबर आएगा। जैसे कि हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है, अगर लिखते हैं, देखो जो ये बाबू रहा ए वेक्टर बोल दिया जा रहा है और ये वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर बोल दे रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए वेक्टर का डॉट करे, याद रखना ये डॉट बोलेंगे, ए वेक्टर का डॉट करे बी वेक्टर के साथ, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो मॉड ऑफ ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा बोला जाता है। थीटा क्या है, उन दो वेक्टर के बीच का एंगल को बोल रहे हैं थीटा। ये पार्ट लिख लो, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जब जब भी डॉट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जस्ट नंबर होगा विदाउट डायरेक्शन। ये पार्ट को लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे ये मेंशन कर लेना है कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके पाई के बीच में रोटेट करने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ इसी में इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, जैसे कि हम लोग प्रोजेक्शन का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी में आएगा प्रोजेक्शन फार्मूला या प्रोजेक्शन, वहाँ पे ही प्रोजेक्शन सीखे थे बट यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट देख लेंगे प्रोजेक्शन का, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये पार्ट को लिखो, कुछ कुछ पार्ट लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है, प्रोजेक्शन को बोल रहे हैं। एक टर्म है क्या बाबू, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अगर ये बोल रहे हैं तो क्या होने वाला होगा, लिखना है आपको क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसी में अगर लिखा रहा है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो सेम ए डॉट बी होगा, वो जिस पे गिर रहा है उसी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। लिख लीजिएगा भाई, ये आया कहाँ से, ये जस्ट यहाँ से आया, ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे थे ना कि इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन, परछाई कितना दूर तक जा सकता है वो हमको बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप लोगों को पता है कि ये कॉस का कंपोनेंट ब्रेक होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं ये जो भी लेंथ का रहता होगा और ये भी ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसा, तो जो भी लेंथ का रहता होगा हमको इसको इधर गिराना है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इंटू ये ए वेक्टर है, मतलब क्या, ए कैप बोलेंगे क्योंकि हम लोग इस साइड में सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, तो अब वो अभी तो डिटेल नहीं गए, लेकिन कॉस थीटा यहाँ से निकाला जा सकता है, इस पूरे को नीचे भेज देंगे, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे करके। ये पार्ट को अभी आगे बताएंगे जब एक और कॉस कंपोनेंट ब्रेक करना सिखाएंगे तब। पहले अभी फिलहाल को प्रोजेक्शन का मतलब इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग परछाई या फिर शैडो बोल लो, ठीक है। ये पार्ट को लिखो, बस अभी आप लिखो, कुछ कुछ पार्ट को लिखो। सेकंड पार्ट लिखो, ठीक है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ऑफकोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वो थीटा होगा,
ठीक है, सॉरी 90 और थीटा बोले 90 होगा। तो मुझे पता है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो एकदम याद कर लो, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ना क्या ही जो बोल सकते हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होने वाला होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि बहुत जगह इस्तेमाल, एकदम फ्रीक्वेंट में इस्तेमाल करें। माइंड में फिट कर लो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट 0, दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट 0, एकदम याद रखना। क्लियर? ये हटा दे, आगे बढ़े, कुछ कुछ और पार्ट लिखवाना है। थोड़ी जान लेते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज है जो कि जाना जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा बाबू, ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव क्या होगा, ए डॉट बी, जैसे कॉम्यूटेटिव पहले भी पढ़े, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर। सेम केस यहाँ पे भी स्केलर प्रोडक्ट बोल रहा है, तो ये डॉट जरूर करेंगे हम लोग। और अगर कॉम्यूटेटिव बोले हैं फर्स्ट, तो ये ए डॉट बी विच मीन्स बी डॉट ए, ये दोनों आपस में बराबर होगा। आप कैसा भी अरेंजमेंट ले लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। सेकेंड, अगर यहाँ लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, यहाँ पहले ही बोले डॉट है ना कि मल्टीप्लाई, समझ लेना। ठीक है, तो ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे और ये ए वेक्टर को सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर डॉट मल्टीप्लाई डॉट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आप ऑर्डर कैसा भी चेंज कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ डॉट में, क्रॉस पढ़ेंगे तो वैसा नहीं होगा अभी। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला केस लिखवाई दिए, लिख लेना। ठीक है, दिक्कत है इस पार्ट को हटा दे। प्रॉपर्टी अभी 3 है, 3 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये बाकी है, देखो ये चीज़ याद रखना है क्या, कि ए वेक्टर का डॉट अगर हम ए वेक्टर के साथ ही कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, इसको, इस चीज़ को, ए वेक्टर का हम लोग ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ ही कर रहे हैं तो उस पूरे आंसर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 4th नंबर में क्या आ जाता है, रिमार्क करके इसी के अंदर में अगर आपको बोला जाए आई डॉट जे करने, तो कोई बता सकता है इसका वैल्यू क्या होगा, आई डॉट जे का वैल्यू? तो 0 होगा। आई डॉट जे का वैल्यू 0, रीज़न भी ये होगा क्योंकि आई एक ऐसा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जानते हैं हम लोग, आई कैप को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोलते हैं और जे कैप को वाई एक्सिस के अलॉन्ग बोलते हैं। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। ठीक है, तो 90 बन जा रहा है, तो हम अभी सीखें कि आई वेक्टर डॉट की सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा 90 तो 0। सेम यहाँ पे आई डॉट जे 0, उसी हिसाब से आई डॉट जे 0, तो आई डॉट के का वैल्यू भी 0 और जे डॉट के का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग अगर ऑपोजिट वाला चूज़ करेंगे जब भी, तो 0 आने वाला होगा। और अगर यही सेम वाला चूज़ करेंगे, मतलब आई डॉट आई कैप तो वैल्यू 1, जे डॉट जे कैप वैल्यू 1, के डॉट के कैप वैल्यू 1 बोलेंगे हम। क्यों, रीज़न है कि आई डॉट आई मतलब ये खुद में आपस में कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री बनाया, और 0 डिग्री बनाना मतलब कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इसीलिए 1 के बराबर कर देंगे। और ये खुद में यूनिट वेक्टर है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलावा एक यूनिट वेक्टर को हम लोग शो करने वाले हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को याद रखना। चलो देखो हटा देते हैं, अब सिखाते हैं क्या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, वहाँ पर तो सीख चुके थे कि ए डॉट बी फट से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, वो एंगल के फॉर्म में था, वहाँ पे एंगल पता होना चाहिए था, तब हम फट से निकाल पाएंगे। लेकिन कई दफ़ा क्या होगा ना, एंगल नहीं दिया रहेगा,
तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ये हटा दे पूरा पार्ट को। देखो, तो अगर एग्जाम्पल समझा रहे ठीक है, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ बोल दिए कि एक ए वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे A1 आई कैप, ए वेक्टर लिख दे आसानी से, और 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप बोल दे रहे हैं। एग्जाम्पल ज़्यादा बेस्ट होगा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर एक बी वेक्टर बोल दे रहा है वो आई कैप लिखा हुआ -3 जे कैप लिख दे रहे हैं, और ये +2 के कैप बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। तो हमको बोला जाएगा ए डॉट बी निकालना है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला इस्तेमाल मत करने लग जाना कि सर आप ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, ये थीटा हम लोग को पता होना चाहिए कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कंपोनेंट के फॉर्म में क्या करना होगा, तो आराम से पहले ए वेक्टर की जगह पे वो लिख दो, यानी कि 2 आई कैप 3 जे कैप -2 के कैप लिख देंगे। और डॉट कर रहे हैं तो डॉट लिखें। बी वेक्टर की जगह आप ये पूरा आइटम को लिख दो, यानी कि आई कैप -3 जे कैप और ये +2 के कैप लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो डॉट कर रहे हैं तो ये ऐसा ही है डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का। आई जो होगा ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी जस्ट पीछे प्रॉपर्टी में सीखें कि सेम सेम वाला 1 होता है और ऑपोजिट वाला 0 हो जाता है, यानी कि आई का आई के साथ करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन 1, सॉरी डॉट करेंगे तो 1 होगा। तो 2i डॉट आई 1 होगा, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 कहलाएगा। 3j फिर j यानी कि -9 -2 और ये 2 तो -4 कहलाएगा। ये बात क्लियर है। और हम लोग ऑपोजिट किए होंगे तो अपने आप 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट में माइंड में रख लो क्या, सेम सेम वाले को ही फट से लिख लेंगे। आई जे जे के 1 2 1 सॉरी 2 3 -3 -9 -2 2 -4। फर्दर सॉल्व करो, -9 -4 -13 और -13 और ये 2 लिख देंगे तो -11। तो आंसर क्या आ रहा है कि ए डॉट बी करने पे मेरे को वैल्यू मिला -11। ये कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो कंपोनेंट के फॉर्म में बाबू ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले, ये कंपोनेंट के फॉर्म में था, ठीक है। ये एक हेडिंग डालो, ये जरूरी है कि सीख चुके हैं बट फिर भी ये जानते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो हमको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू मॉड ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, और ये थीटा ही बताता है इन दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल क्या होगा, तो कॉस थीटा किसके बराबर कर देंगे, ए डॉट बी होल डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बात अच्छे से समझना, इसमें और इसमें फ़र्क है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट नंबर, और ये एक वेक्टर पूरा लिखा हुआ है, कहीं पे मर्ज मत कर देना। ये कैसे निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर का सम करके निकालते हैं। तो ये कॉस थीटा रहा, तो एंगल बिटवीन ऐसे निकाला जाएगा टू वेक्टर्स। ये लिख लो इसको फटाक से। चलो आगे बढ़े, हटा दिए पूरा। देखो ओ भैया लिख लेना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लिख लेना तुम लोग सभी लोग। देखो, तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए वेक्टर और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है हमको। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे चुका है, तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं ये मॉड टाइप का, ठीक है। दोनों लाइन लगा देंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को गिवन है 2 है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाबू 1 लिखा हुआ है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर है, तो √3 के बराबर है। तो हमको बताना है एंगल क्या होगा, यानी कि कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो ये सब गिवन था, हम लिख दे रहे हैं ये गिवन था। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। अपने को पता है कि 2 वेक्टर दिया हुआ है, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा के बराबर होता है। मेरे को ये चाहिए, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो इन दोनों का सम डॉट कितना दिया हुआ है, √3
इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। कॉस थीटा का वैल्यू साफ दिख रहा है मुझे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/3 बोला जाएगा यहाँ पे। एकदम बेसिक जिसको बोलते हैं ना वो लिखा होता है यहाँ पे, एकदम बेसिक का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, हटा दे रहे। ये एक छोटा सा हेडिंग डाल लो, बताए थे ऑफलाइन में भी, तो तुम लोग को बता सकते हो। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, याद नहीं करना है, बस तुम लोग फट से दिमाग लगा सकते हो। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along and perpendicular, टू वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली हम एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं किसी एक वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर। अच्छे से समझना इस बात को। ठीक है, किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि उसको ब्रेक करेंगे उस वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हम कुछ देर के ट्रायंगल लॉ टाइप का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मान लेते हैं ना बाबू, ये पार्ट को देखो, हम इधर कर दे रहे क्या, ये मान लेते हैं ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, वो ये बोल दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा ये बी वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट को बोल दे रहे हैं ये बी, और ये एरो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा। तो हमको पता है कि ओ ए इधर दिया हुआ है और परपेंडिकुलर को हम ऐसा बोल दे रहे हैं। तो ऐसा, ये बात समझ में आ रहा है कि बी वेक्टर एक्चुअली में दो कंपोनेंट से बनने वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ट्रायंगल लॉ भी यही बोलता था कि आप इसका और इसका सम करोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं। चलो, ये चीज़ हम ऐसा बोलते हैं कि ओ बी वेक्टर जो है, बात समझना कि हम ओ बी का कंपोनेंट निकाल रहे हैं ओ ए के अलोंग और परपेंडिकुलर दो, यानी कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में तो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं बाबू, ओ बी वेक्टर, यहाँ पे एम बोल रहे हैं, एम पॉइंट पे। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ओ एम वेक्टर के बराबर प्लस एम बी वेक्टर के बराबर होने वाला होगा। यहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। और ओ बी वेक्टर खुद में क्या गिवन है, गिवन क्या है, स्मॉल पी वेक्टर दिया हुआ है, और ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर ऐसा बोल रहे हैं अभी। कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए इस पार्ट में ना, वो दिक्कत होगी तो बोलेगा। ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओ एम वैक्टर ना, ये तो मेरे को समझ में आ गई, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दो या फिर रहने दो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ओ एम वैक्टर की बात कर, अगर इसको ब्रेक कर दे तो ये लेंथ इसके बराबर होता है या नहीं होता, कोई एग्री। हम ओ एम वैक्टर को ऐसा तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि ओ एम का लेंथ इंटू ए का कैप। ये बात तो क्लियर है। ए कैप बस मेरे को डायरेक्शन प्रोवाइड किया इसके अलावा, और ओ एम का जो लेंथ होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तक का वेक्टर मिल जाएगा मेरे को। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत कि ओ एम वेक्टर को बोला जा सकता है सर ओ एम का लेंथ इंटू ए कैप, क्योंकि ए कैप जस्ट उसको डायरेक्शन दिया और आपको जितना भी लेंथ का चाहिए था आपने वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए एम वैक्टर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये पता है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका डायरेक्शन वाला पार्ट, यानी कि यूनिट वेक्टर वाला पार्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है बस कि एक वेक्टर को निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसका ए कैप, इसके अलावा निकाल रहे हैं ना। अब ओ एम को और क्या बोल सकते हैं बाबू, जो तुम अभी प्रिंस बोल रहा था कि ओ एम को बोल सकते हैं ओ बी कॉस थीटा, तो अगर माने तो ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है बाबू, तो ओ एम वाले वेक्टर को आराम से ओ बी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ब्रेक कर देते हैं, तो ओ बी वेक्टर, फिर ओ बी वेक्टर बोल रहे हैं, ओ बी का लेंथ कॉस थीटा इंटू ए कैप। यहाँ तक कुछ दिक्कत समझने में। और ये अगर ओ बी वेक्टर बोल रहे हैं बाबू का मैग्नीट्यूड, तो हमको पता है ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये देने वाला होगा मॉड ऑफ बी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ, ये पार्ट को मिटा दो। ठीक है, ओ बी वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक किए तो ये बी वेक्टर का मॉड देने वाला होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड देगा, तो ऐसा लिख दे रहे कॉस थीटा इंटू ए कैप। अब कॉस थीटा क्या होता है,
अभी सीखें कि अगर दो वेक्टर लिखा हुआ है तो कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आराम से ये वाले पार्ट को लिख दें, कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए और ये वाला पार्ट बी इंटू ए कैप लिखा हुआ है, बी से बी काट देंगे तो दिख रहा है मेरे को कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये ए कैप। तो ये जो पार्ट निकल के आया ना बाबू, इसी को बोलेंगे क्या कि ओ बी का कंपोनेंट है अलोंग ए के वेक्टर के, तो ये आने वाला है। क्या ये क्लियर है बात? तो ये ज़्यादा हेक्टिक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं। अगर मान लो बी वेक्टर दिया रहता, मान लो 2y कैप 3j कैप 4 कैप दिया रहता, तुम क्या करते पता है, सिंपल सा लॉजिक एकदम, कि उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते और कॉस थीटा इंटू दिस कर देते हैं। बट यही दिक्कत है ना कि तुमको बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, तब जाके तुम कॉस थीटा अप्लाई कर पाओगे। और अगर कॉस थीटा नहीं पता है तो आराम से ये इस्तेमाल कर सकते हो हम लोग। दिक्कत है तो ओ एम वैक्टर निकला अलॉन्ग ए वेक्टर, अब अभी चाहिए क्या, एम बी वैक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ऐसा कुछ, ठीक है। इस वाले पार्ट को हटा दे तो ओ एम मिल चुका है, तो आराम से देखो बी एम बी भी मिल जाएगा यहाँ पे बाबू, एम बी का वैल्यू बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ओ एम का मतलब ये वाला पार्ट को उठा कर ले जाएगा, पटक दो, ऐसा बोल दे रहे, बात खत्म। तो बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है का हम लोग कंपोनेंट फाइंड किए ए वेक्टर के अलोंग अलोंग और परपेंडिकुलर, तो दो चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। हम ये भी बोल दे रहे हैं कि ये बहुत कम इस्तेमाल होने वाला, बहुत कम मतलब बहुत कम, बस ये सिखा दिए कि टॉपिक था ताकि जान के रखो, नहीं तो आइडिया ना लगे फिर कहाँ पे इसे ब्रेक करने बोला जाए, कंपोनेंट को ब्रेक करने आना चाहिए, इसलिए चलो ठीक है। ये पार्ट को हटाएं, रब करें, तुमको एक दो क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस के लिए है, मतलब बोलो ना इतना लुलू पूछो है ना, क्या बोले, बस बस इतना बोल दिया कि ए डॉट बी निकाल के दिखा दो आप लोग, आप ही लोग मुँह जबानी कर लेते ना, मत भी मतलब चलेगा। देखो 2i लिखा हुआ है प्लस 2j लिखा हुआ है माइनस के कैप लिखा हुआ है, एकदम बेसिक मतलब एकदम बेसिक, ठीक है। बी वेक्टर लिखा हुआ है 6i माइनस 3j और प्लस 2k कैप लिखा हुआ है, ऐसा कुछ। तो अब हमको बोला ए डॉट बी, तो हम बताए ना ए डॉट बी लिखने का तरीका क्या होगा, वो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा मत करना क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं पता है, सिंपली डॉट कर लेंगे। तो आई के साथ जे जे के, तो आई मतलब 12, इन दोनों का मतलब 6 और इन दोनों का मतलब -2, सॉल्व करके देखो 4 आंसर जाएगा, तो ए डॉट बी कर 4 है, एकदम आसान था ये, एकदम आगे बढ़ते हैं, लिखने का भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस देखना था खाली। अब देखो मेरे क्वेश्चन में ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, ऐसे बोल दिया क्या, फाइंड द वैल्यू, एक मिनट सुनो, देखो ठीक है क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा बोल दिया गया, ठीक है। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो डैट द वेक्टर्स, जो गिवन वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और एक बी वेक्टर लिखा हुआ है ये आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है, ठीक है। और गिवन है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लैम्डा का वैल्यू बताना है। तो पीछे कॉन्सेप्ट में सिखाए थे कि दो वेक्टर अगर कभी भी परपेंडिकुलर है तो मतलब दोनों का डॉट ज़ीरो, तो इतना यहाँ से ये समझ में आया, परपेंडिकुलर बोला मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है, ए डॉट बी 0। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 बन जाएगा, लैम्डा इंटू -2 तो -2 लैम्डा बोल देंगे बाबू, 1 इंटू 3 ये +3 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करके देखेंगे फर्दर, -2 लैम्डा 3 और 2 5 बोल दिया जाएगा इक्वल टू 0, -2 लैम्डा और ये -5, माइनस माइनस कट गया, लैम्डा का वैल्यू 5/2 हो गया, तो यहाँ से लैम्डा फाइंड हो गया। बोला कोई क्वेश्चन में था कि लैम्डा निकालना है और दोनों परपेंडिकुलर है, तब परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए, मतलब कि जब भी परपेंडिकुलर बोलेगा माइंड में ये चीज़ आना ही चाहिए कि डॉट 0 होने वाला है, तो वो काम करती है। क्या ये क्लियर है बाबू, हटा दें?
जब समझ में आ चुका है, दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, देखो परपेंडिकुलर का केस हो गया ना, इसी पे बताते हैं आगे थोड़ा एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखो अच्छा, हम एकदम अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो कंडीशन कौन सा लगाएंगे, कोई बता सकता है? दो वेक्टर पैरेलल है तो कंडीशन क्या अप्लाई करते थे? एक तरीका भी होगा फट से अप्लाई करने का, वो भी हम बता देंगे। देखो हम एक चीज़ बता रहे हैं, सभी लोग सुन लो, हम बार बार बोल रहे हैं, ये सब चीज़ एकदम माइंड में फटाक से आना चाहिए, एकदम सोचना नहीं, यहीं पे अटक जाएंगे तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे लेगा। जब भी बोलेंगे अब से याद रखना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो माइंड में फट से क्लिक करना चाहिए, अच्छा डॉट जीरो हो सकता है, ठीक है। और जब बोलेंगे पैरेलल, मतलब कि एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होना ही चाहिए, तभी पैरेलल या कोलिनियर, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रख लेना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पास, ए वेक्टर लिखा हुआ है क्या, 3i कैप 2j कैप, और ये प्लस, हम उसके पहले तुमको एक चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ बहुत कोई इस्तेमाल नहीं करता, बार बार लिखना है फटाक से आंसर लाने के लिए, फिर ये सब तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लो एक लिखा हुआ ए वेक्टर, A1i कैप, A1 बोल रहे बाबू, A1 A2j कैप, और ये A3k कैप दिखते हैं, देखो B1i कैप B2j कैप, और ये B3k कैप, ठीक है। तो बोल दिए कि दोनों अगर पैरेलल है तो तुमको लिखना है क्या, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता है, ठीक है। ए वेक्टर का ये कंपोनेंट लिख दो बाबू, ये A1i कैप B A2j कैप और ये A3k कैप बोल दे रहे हैं। सेम केस इधर भी अप्लाई कर देंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा B1i कैप, लैम्डा B2j कैप और लैम्डा B3k कैप बोल देंगे, ठीक है। लैम्डा B3k कैप बोल देंगे पार्ट को। हम मेरे को दिख रहा है कि LHS वाला पार्ट RHS के बराबर होना चाहिए, मतलब I का कंपोनेंट और J का कंपोनेंट और K का कंपोनेंट सब आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि A1 का वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 होना चाहिए, A2 का वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 होना चाहिए, A3 का वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ B3 होना चाहिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू A1/B1, लैम्डा का वैल्यू A2/B2, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू A3/B3। अगर ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब लैम्डा हर चीज़ से बराबर है, तो ऐसा लिख सकते हैं A1/B1, A2/B2 और A3/B3 का रेशियोज जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये माइंड फिट कर लेना कि जब भी दो पैरेलल होगा तो दोनों का जो आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के कंपोनेंट रेशियोज का करेंगे तो इक्वल आने वाला होगा हमेशा। तो ये जल्दी तुमको सॉल्व करने में आसानी देगा, ठीक है। बस ये सिखा दिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना। ये आया कहाँ से, तो यहीं से आया जो सीखे हम लोग, कोलिनियर या फिर पैरेलल वाला बात, सेम बात है बस, ठीक है। याद ध्यान में रखना है, बस लिखने की जरूरत नहीं है। हम तुमको बता दें ये क्या बोलना चाहते हैं। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ कि ए वेक्टर है, क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर लिखा हुआ क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, और एक बी वेक्टर लिखा हुआ ये आई कैप लिखा हुआ है बाबू, प्लस P j कैप लिखा हुआ है, I कैप प्लस है ना, हाँ प्लस P j कैप, और ये प्लस 3k कैप लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको बोल दिया है कि ए और बी, पहला केस बताना है पी का वैल्यू जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दूसरा केस क्या, जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल का साइन दे दिए, ठीक है, पैरेलल ऐसा, अच्छा लिख ही देता था, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर तो समझ में आ गई कि क्या निकल सकता है पी, तो A.B जीरो होना चाहिए, तो फट से निकाल सकते हैं। आते पैरेलल वाले पे, पैरेलल का केस कैसे बनेगा बताया ना कि दोनों का रेशियोज, आई का रेशियोज, यहाँ 3 है ऊपर तो यहाँ नीचे 1, तो 3/1 इज इक्वल टू 2/P इज इक्वल टू 9/3। ऐसा आप कोई भी दो उठा लो, इसी दोनों को पकड़ लेते हैं, P को ऊपर भेज दिए, 3 को नीचे भेज दिए, ये साफ साफ आ गया 2/3, तो फट से P का वैल्यू आ सकता है। बात क्लियर है, यहाँ पे हटा देंगे पार्ट ठीक है। देखो अब एंगल वगैरह तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, भाग नहीं रहे, टेंशन मतलब अभी क्वेश्चंस है कुछ कुछ करवाना, उसके बाद ही आगे आज स्केलर कंप्लीट करवा देंगे, तभी उन लोगों का वेक्टर भी कंप्लीट हो गया, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। मूव करें, हटा देंगे वाला पार्ट। एक मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में, दोनों में पूछ सकता है, कुछ आइडिया नहीं इसका। अगर 1 मार्क्स में पूछा तो थोड़ा आसान देगा, ऐसा 4 मार्क्स का बनता है। देखो क्या बोला ना बाबू,
कि एक ए वेक्टर लिखा हुआ है मेरे पास, ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप। अच्छे से समझना इस चीज़ को, एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर लिखा हुआ है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। एक सी वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप, ऐसा कुछ। ठीक है, हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड अ वेक्टर डी, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है, विच इज फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, एंड सेटिस्फाइंग डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का वैल्यू 21। तो हमको डी वेक्टर का वैल्यू बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, देखो तो सिंपल सा लॉजिक कि जब बोला मेरे को कि डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आया कि अच्छा डी वेक्टर का डॉट करेंगे ए के साथ 0 होगा, फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा मेरे को। डी वेक्टर का डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ, ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। और थर्ड इक्वेशन के तौर पे ये डी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर मेरे को 21 दिया हुआ है। रहा बात डी वेक्टर निकालने का, तो मुझे पता नहीं डी वेक्टर क्या है, तो लेट कर ले रहे हैं कि डी वेक्टर जो है वो xi कैप yj कैप प्लस zk कैप के बराबर है। तो अब इसका ए के साथ डॉट, इसका बी के साथ डॉट और इसका सी के साथ डॉट। तो ए के साथ इसका डॉट कर रहे हैं, बताए हैं डॉट में क्या करना होता है, आई के साथ जाएगा, जे के साथ, के के साथ। तो डी का जब ए के साथ डॉट किया जा रहा है तो 4 × x, तो हम बोल सकते हैं ये वाला फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली में कैसा देखिएगा, 4x 5 × y 5y और -1 × z, तो -z = 0। ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन जो इसको सॉल्व कर ये वाला लिखा हुआ है। सेकंड पे आते हैं b.b, तो 1 × x बोल देंगे, -4y बोल देंगे और ये 5z बोल देंगे। ये रहा मेरा सेकंड वाला। और अगेन थर्ड पे आते हैं तो x × 3, तो 3x बोल देंगे और ये +1 × j, सॉरी y बोल देंगे और -1 × z, तो -z बोल देंगे। ये रहा तीसरा इक्वेशन। और आई थिंक मुझे पता है कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल सॉल्व करके x y z निकाला जा सकता है। 2 मिनट का समय दिए, x y z का वैल्यू बता फटाफट एकदम सभी लोग। कोई बाकी है, ठीक है। डी वेक्टर क्या हो गया वो 7i कैप माइनस 7j कैप और ये -7k कैप, ऐसा कुछ। यहाँ तक क्लियर ना कि कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट का जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस को उस तरीके से घुमा के रोटेट करना, ठीक है। चलो इसको हटा के बाबू अभी कुछ रिजल्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना है। इसका इस्तेमाल हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी, ठीक है। आर.डी. शर्मा में बाबू ये नहीं है कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट एज़ कम्पेयर टू जो बोर्ड ये क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन में इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट गुट्टा उठा के पूछ दिया जाता है, जो कि आर.डी. शर्मा में नहीं है, तो वो बताना है। उससे पहले लिखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है बस, याद रखना। और प्रूफ भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अच्छा इसके हम अभी सवाल करेंगे, बताना तो किसी को याद है कि ए वेक्टर का डॉट करते हैं ए के साथ तो क्या आता है, क्या लिखा है तभी याद है, ए का डॉट ए के साथ तो लिखे थे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये अपने मन से लिखा हुआ नहीं है, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल अगर लिख देते क्या ए वेक्टर लिखा है बाबू i कैप और j कैप सपोज, तो तुमको पहले बोलते ना कि तुम ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दो हमको पहले, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2√2 आने वाला होगा। ये बात तो क्लियर हो गई मैग्नीट्यूड। अगर लेकिन हम यहीं भी बोलते कि तुम ए डॉट ए करो, देखो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो आई का डॉट आई के साथ 1, जे का डॉट जे के साथ 1, तो 1 + 1 2 आ गया। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या कि ये 2 जो है एक्चुअली में √2 लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और √2 को हम लोग आराम से ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था सर उसका। तो ये साफ दिख रहा है कि ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम केस यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे आओ, ठीक है, कि ए प्लस बी है तो यहाँ पे लिख दिए कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मूला ब्रेक कैसे करना है। तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा +2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बोलेंगे। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड -b, अच्छा ये बात समझ में आना चाहिए कि ये हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, ऐसा होता होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ करेंगे, इसको जब डॉट डॉट करेंगे देखो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है, इसलिए याद कर लो आप लोग। सेकंड चीज़ क्या रखना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बोलेंगे, ये भी लिख लो आप लोग। पहले ही बोले इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, एकदम याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा कब, ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब ये पार्ट नहीं होगा, और ये पार्ट नहीं होना मतलब कौन सा पार्ट, ये पार्ट बोल सकते हैं कि 2 ए डॉट बी जीरो हो जाना। अब मुझे बताना है कि ए डॉट बी जीरो कब होता है, बता सकता है कोई, ए डॉट बी जीरो कब हो सकता है, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी आपस में बराबर होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब ए डॉट बी का वैल्यू, यानी कि ये ए डॉट बी जीरो कब होता है, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो ये लिख लो कि ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब ए परपेंडिकुलर हो बी के साथ, ये लिख लो, ठीक है, फटाफट एकदम। बस ये तीन ही चीज़ें आपको ध्यान में रखना। ऑर्थोगोनल का मतलब समझ आना, ऑर्थोगोनल का मतलब भी बाजू में लिख लेना, उसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, मतलब पर ये राइट एंगल वाला बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल, तो ये लिख लो यहाँ पे ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री एंगल का बात किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखो बाबू इस पे बेस हम क्यों बोले इंपॉर्टेंट है ना, इससे जानते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो दिखाते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट निकल के आता है। देखो ये पूरा पार्ट आपको हटा देना, रब कर दे, ठीक है, याद रखना कि ये सब जो लिखे हुए हैं हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन है टाइप का, ये 4 मार्क्स में पीछे प्रीवियस में पूछा हुआ है। देखो 2013 क्वेश्चन है ये, ए वेक्टर लिखा हुआ इफ़ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स, ये बोल दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो 2 वेक्टर हैं, सच डैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज का मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है, देन प्रूफ डैट, अच्छे से समझना बाबू, ठीक है, देन प्रूफ डैट 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये प्रूफ करना है। तो मेरा बात अच्छे से समझना कि अगर कहीं पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा हुआ है तो हमको स्क्वायरिंग करना है, तो ऐसे ही मत कर देना है, ऐसा मत कर देना, ठीक है, ये वैसा नहीं है कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बहुत अलग डिफरेंट थिंग है, कि अगर मान लो ए वेक्टर लिखा हुआ, मान लो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2i कैप और बोल दे 3j कैप, तुम ए वेक्टर का स्क्वायर करके कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 4i और ये 6j प्लस ऐसा करके ij, पॉसिबल ही नहीं होता है वेक्टर के फॉर्म में। तो जब स्क्वायरिंग का बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पहले से मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हमको बोला कि ये गिवन है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना है। तो जो गिवन है हम लोग वो लेते हैं, हम खुद से स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है तो हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिए। अभी जस्ट एक पीछे फॉर्मूला पढ़े थे कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ब्रेक कैसे होता है, तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छे से समझना कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कब बना होगा, जब ये हम लोग लिखे होंगे बी डॉट बी, तभी बना होगा। बी डॉट बी को ही हम ऐसे लिखते हैं, अभी पीछे भी सिखाए थे, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इन दोनों में डॉट बना होगा, ये 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर बी वेक्टर को कॉमन बोल दे या फिर डॉट किया गया होगा तभी ये ऐसा बना होगा, बी डॉट दिस तो ये आएगा, बी डॉट दिस तो ये आएगा, मतलब इस पूरे सेटअप को ऐसा लिख दे रहा है। अब अच्छे से देखो बाबू कि दो आइटम आपस में डॉट करने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब कि 2a वेक्टर
प्लस बी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, तभी ऐसा पॉसिबल है। इट इम्प्लाइज ऐसा कुछ। आ रहा बात समझ में? हाँ हेलो, बोलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं, जल्दी काट फोन। देखो ठीक है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया होता है 1 यूनिट, तो हम लिख दिए। और रिलेट करना है कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी और सी ए होता था। तो ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए ऐसा कुछ है। तो हम जो ये जो गिवन था ना, ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर इक्वल टू 0, तो हम खुद से क्या किए, स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग मतलब इसको इसी के साथ डॉट कर रहे हैं, तो हमको पता है स्क्वायरिंग का सेंस ऐसा बनता है, डॉट करना। तो जब इस वेक्टर इस पूरे चीज़ को खुद के साथ ही डॉट करेंगे, तो याद है सिखाए थे कि अगर ए वेक्टर को डॉट करते हैं ए वेक्टर के साथ, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। सेम केस, अगर इसको इसी के साथ डॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और पीछे फार्मूला सीखे थे, इस पूरे का फार्मूला को ब्रेक कैसे करना है, तो मैग्नीट्यूड का ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बोल देंगे, बी 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी वेक्टर बोल देंगे प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बोल देंगे और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोल देंगे, ऐसा कुछ। और इज इक्वल टू 0 बनने वाला होगा, इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 1 1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि यूनिट वेक्टर, तो 1 1 1 √3 हो जाएगा, सॉरी √3 हो जाएगा। 3 को जब उधर भेज देंगे, ऐसा दिख रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3। तो ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस बाबू सी डॉट ए का वैल्यू -3/2, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ दिस। क्या ये क्लियर है?